इंडिया लिखा हुआ है, चेहरा तो गणपत नहीं के। आ रहा उनका। हाँ, गणपत तो है। हाँ। तो गणपत पर जैसा इंडिया कि लिखा हुआ है। हाँ, जैसा कि हम लोग बातचीत कर रहे थे कि 23 अप्रैल का दिन भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और जिस बात की चर्चा हम लोग कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पूरे भारतीय इतिहास में इस दिन जबकि पूरी ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ता स्थापित हो गई थी हिंदुस्तान में 1857 में ही, और कंपनी राज एक तरह से समाप्त हो गया था, और चारों तरफ से पूरी फौज ने जगदीशपुर को घेरा 22-23 अप्रैल के दिन, और बड़ी भारी संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष में कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल को एक तरह से पूरी ब्रिटिश फौज को हराया, और उनके कप्तान जो ब्रिगेडियर ली ग्रांट थे इस युद्ध में मारे गए। एक तरह से ब्रिटिश सरकार के लिए एक तरह से कहे कि बहुत बड़ी मतलब ये पराजय थी जिसको पचा नहीं पा रहे थे। लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ा, और फर्क यह पड़ा कि एक तरह से पूरे के पूरे भारतीय जो जनमानस था, जो गांव था, जो किसान समाज था, वो बिल्कुल अलग तरह से मतलब कहिए कि अपने को अरेंज करने लगा, और अपने को ब्रिटिश सत्ता के सामने प्रस्तुत किया, जिसका नतीजा निकला कि गांधी जी के आने के बाद एक जो भय का माहौल निकला था, कुंवर सिंह के चलते भी वो भय के माहौल से लोग बाहर हुए थे। तो इसीलिए आज के कार्यक्रम 23 अप्रैल को रखा गया था, और मैं आगे विनय जी से आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम का संचालन करें, और आगे के कार्यक्रम के लिए अपनी अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करें। डॉक्टर विनय। धन्यवाद सर, मुझे संचालन का जिम्मेवारी देने के लिए। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि पे सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण के साथ साथ एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में बात करने के लिए। और वो बात के साथ साथ हम उनके माध्यम से जो स्वतंत्रता संग्राम की जो बात है, स्वतंत्रता से जुड़ी हुई जो एक जो सिद्धांतिकी रही है, जो अनजाने में ही उस व्यक्ति ने गढ़ी, जिसके माध्यम से आज हम तमाम तरीके की प्रेरणा लेते रहे हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह, उनके केंद्र में हम इन बातों को रखेंगे। लेकिन कई इतिहास बनाने वाले और समाज को नई दिशा देने वाले महत्वपूर्ण हस्ताक्षर साहित्य, संस्कृति, समाज, इतिहास, राजनीति से जुड़े लोग इस कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं, हमारे बीच से जा चुके हैं। ये अपूरणीय क्षति है, इसकी भरपाई किसी भी हाल में नहीं हो सकती है। हम उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देंगे, और इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और परिचर्चा में शामिल हमारे जितने भी अतिथि वक्ता के साथ साथ जो प्रमुख मार्गदर्शक हैं, जो प्रत्येक साल नाटकों के माध्यम से, वाद संवाद के माध्यम से, ऐतिहासिक चर्चाओं के माध्यम से, रंगमंच के माध्यम से कुंवर सिंह की विभिन्न जो उनकी एक देखा जाए उनकी उनकी भूमिका रही है हमें आज़ादी दिलाने में, भोजपुरी संस्कृति और भोजपुरी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको समृद्ध करने में, उस पे भी प्रकाश डाला जाएगा। हमारे बीच हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर SNR रिजवी सर, उनका स्वागत करते हैं। इसमें हमारे साथ प्रसिद्ध रंगकर्मी, समाज सचेतक और विभिन्न मुद्दों पर नाटक के माध्यम से जनता के बीच में जाकर उन्हें जागरूक करने वाले श्री महेंद्र प्रसाद सिंह जी जुड़े हैं। रंगश्री के माध्यम से वो बहुत सारा काम कर रहे हैं, पिछले कई दशकों से उनका अमूल्य योगदान रहा है, उनका हम स्वागत करते हैं। इसमें हमारे साथ नागेंद्र नाथ ओझा जी जुड़े हुए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर देवेंद्र चौबे, जो JNU के भाषा साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन संस्थान के प्रोफेसर के साथ साथ हमारे गुरु रहे हैं, और निरंतर साहित्य, संस्कृति और इतिहास से जुड़े पहलुओं पर नवोन्मेषी चर्चाओं के लिए जाने जाते हैं। उनका हम उन्हें नमस्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच कुमार नयन जी हैं, उनको उनका स्वागत करते हैं।
रमाकांत उपाध्याय जी का स्वागत करते हैं, पंकज कुमार जी का स्वागत करते हुए, और दीपक राय जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, इनका स्वागत करते हुए, मैडम जिनके माध्यम से सबसे पहले जेएनयू के दिनों में पढ़ते हुए हम लोगों ने जाना कि फोक लोर के साथ साथ फोक हिस्ट्री भी होती है। वैसे डेमोक्रेटिक कैंपस में रहते हुए हम लोगों ने सबल्टन हिस्ट्री शाहिद अमीन गणेन पांडे के अलावा तमाम सारे जो साथी स्कॉलर थे जो शोध कर रहे थे उनके माध्यम से जानते थे, लेकिन उसका जो नैरेटिव था वो केवल यूरोपियन और अमेरिकन के साथ साथ बाकी विदेशी विद्वानों के तर्ज पे नरेशन डेवलप किया जा रहा था। लेकिन पहली बार हमने जब डॉक्टर रश्मि चौधरी से बात करने का इस पे मौका मिला, या इनसे जो कुछ भी चर्चाएं हुई, और वो कहीं ना कहीं चर्चा, मैं जहाँ से आता हूँ जिस भोजपुरी इलाके से, उस इलाके के जो गुमनाम नायक हैं उन पे केंद्रित थी, तो मुझे बहुत आश्चर्यचकित हुआ और मुझे लगा कि नहीं, साहित्य, इतिहास, संस्कृति और जो सिद्धांत की है या दर्शन है वो हमें केवल दुनिया भर के देशों से नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द तलाशने चाहिए। वो हमें ज़्यादा संबल देंगे, वो हमें प्रेरित करेंगे, और आगे उस दिशा में कैसे उस लकीर को बढ़ाई जाए हमें बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा भी देंगे उन चीज़ों के लिए। तो बहुत समय न लेते हुए, क्योंकि इसमें निर्धारित समय है, हम 1 घंटा के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं आज की ऐतिहासिक चर्चा के लिए। आज कुंवर सिंह जी को जो हम लोग एक तेगवा बहादुर, एक उपाधि जो आज भी भोजपुरी इलाके के रहने वाले लोग हैं उनके बीच में चलता है, जो बहुत ही अमूल्य काम करता है या बहुत ही साहस का काम करता है, उसे कहा जाता है तेगा बहादुर है। मतलब उसकी सारी पहचान, उसका नाम, उसका टाइटिल, उसकी क्षेत्रीयता सब कुछ छिप जाती है, वो तेगा बहादुर के रूप में जाना जाता है। तो ये इसकी शुरुआत, और इसके जो असली हकदार और दावेदार थे, जो बुढ़ापे में, जिस उम्र में लोग अब वृद्धाश्रम और क्या कहते हैं कि अपने आयु के चौथे पायदान पे होते हैं और वो आराम कर रहे होते हैं, बेड रिडन हो जाते हैं और वो अस्वस्थ हो जाते हैं, वो किसी लायक उनको समाज नहीं समझता, उस समय कोई व्यक्ति इस लड़ाई की शुरुआत करता है, सूत्रपात करता है, और एक ऐसे ताकत के खिलाफ में जिन ताकतों से पूरी दुनिया मरमाहित थी, पूरी दुनिया डरती थी, इवन कि अपने देश के भी बहुत बड़े बड़े लोग डरते थे और बहुत सारे इलाकों में कोई क्रांति नहीं छिड़ती थी, वैसे समय बाबू कुंवर सिंह ने एक क्रांति का सूत्रपात किया। उनको आज हम नमन करते हैं, आज उनकी कृतियों से हम प्रेरणा लेते हैं, और उनके सपनों के समाज और उनके सपनों का जो एक संग्राम रहा है न्याय के लिए, उसको जारी रखने का संकल्प लेते हुए मैं मैडम रश्मि चौबे को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो इसका अगला कार्रवाई शुरू करें। मैडम रश्मि। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनय जी। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन उसके पहले मैं आदरणीय प्रोफेसर SNR रिजवी सर को, सुरेश कांटक जी को, रमाकांत उपाध्याय जी को, महेंद्र प्रसाद सिंह को, और दिनेश कुमार, श्रुति हसन, अखिलेश पांडे और नवांकुर, सुषा राणा और नीति कुमारी, ऐसे तमाम मित्रों को जो वेबिनार से जुड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम इस 23 अप्रैल, जो एक सब लोगों ने कहा कि कितना महत्वपूर्ण दिन है, सही में भारतीय इतिहास में 1857 का बड़ा ही महत्व है, और उस पर से 23 अप्रैल जो है वो एक विजय दिवस के रूप में जाना जाता है। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है कि कैसे ये विजय दिवस बना। लेकिन मैं कुछ कहने के पहले, क्योंकि कुंवर सिंह पर कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं जो कुछ क्षणों में या पलों में कहना पूरा नहीं लगता है, लेकिन उसके पहले मैं कल ही हमारे एक घनिष्ठ मित्र, हमारे इतिहासकार, बहुत बड़े इतिहासकार मध्य प्रदेश के सुरेश जी को नमन करे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और आप लोगों से कहती हूँ कि
उनका हमारे बीच से जाना इतिहास के पन्नों से एक महान इतिहासकार का जाना के समान मुझे लग रहा है। तो मैं सबके प्रति से उन्हें फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मेरा गांव मेरा इतिहास, इसके तहत पहला व्याख्यान कुमार नयन जी दे चुके हैं और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ करके जो इतिहास पे चर्चा होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और एक नया इतिहास बनता दिखाई देता है। हाल के दिनों में जैसे इतिहास के पन्नों में ये सब जुड़ रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते दिखाई जा रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों को एक नया इतिहास जरूर देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि 23 अप्रैल के दिन कुंवर सिंह ने एक आमने सामने के युद्ध में बहुत भारी शिकस्त दी थी कैप्टन ली ग्रांट को। ली ग्रांट के बारे में कहा जाता है कि उसके पास भारी बहुत मात्रा में तोप और गोला बारूद लेकर के आए थे और कुंवर सिंह जिसके पास मात्र 1200 सैनिक और 500 रंगदूत थे, उनकी सेना के साथ भिड़ंत की, लेकिन फिर भी कुंवर सिंह घबराए नहीं और इस युद्ध में उन्हें पराजित किया। अब मैं इसको बताने के लिए थोड़ा मैं ये बताना चाहती हूँ कि कैसे कुंवर सिंह के इस युद्ध को एक विस्तृत रूप दिया। तो उनका देखा जाए तो 5 युद्ध किए हैं अंग्रेजी ब्रिटिश फौज से। इन 5 युद्धों में उन्होंने कैसे कैसे अपने को तेगवा बहादुर जो उपाधि है, एक ग्रेट वॉरियर, एक महान योद्धा की जो उपाधि उनको दी जाती है, कैसे मिलती है। तो मैं पहले जनमानस के तरफ से ही कुछ एक लोकोक्ति या एक कविता के माध्यम से उन्हें नमन करते हुए कहना चाहूंगी। बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर, आरा में धूमी मचाई रे, मुट्ठी भर सेना लेकर बाबू कुंवर सिंह फिरंगिया पे छापा गिराए रे। कप्तान लिखे मिले कुंवर सिंह, आरा के सूबा बनाई रे, हमनी के तो के इनाम देबो, तोहरे पे राज उठाई रे। बाबू कुंवर सिंह भेजले सनेसवा, मोसे न चली चतुराई रे, जब तक प्राण रही तन भीतर, मार्ग नहीं बदलाई। सही में वो जब तक जीवित रहे, जैसा कि आप सब जानते हैं, 80 साल की उम्र में उन्होंने तलवार उठाई और केवल अपने क्षेत्र से नहीं, वहां से निकल करके आरा के बाद रीवा, बांदा, कालपी, कानपुर, लखनऊ तक पहुंचते हैं और जो गूंज मेरठ में 10 मई को बिगुल बजी थी और बैरकपुर में मंगल पांडे की को फांसी देने के बाद जो लहर पूरी हुजूम में फैल गई थी, वो देखने को सारे बिहार भोजपुर के लोग, वहाँ के किसान, वहाँ के काश्तकार, वहाँ के मजदूर, वहाँ की महिलाओं का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन महिलाएं भी बहुत संख्या में जुड़ती हैं और उन्होंने अपने धन को, अपने जेवर गहनों को, अपने घर में जो भी बचा के रखती हैं, वो सभी अपने पति को, मतलब अपने घर के लोगों को देती हैं और कहती हैं कि हम चूड़ी फुड़वाने के लिए भी तैयार हैं, हमें किसी चीज से डर नहीं है, आप जाइए और कुंवर सिंह के साथ मिलकर लड़िए। ये था ऐसा, इन सब चीज की चर्चा भारतीय इतिहास में आज तक देखने को नहीं मिली। और जब मैं ये 2007 में मेरी पुस्तक जब आई थी और इसके पहले जो 1857 से 2007 के बीच की जो दूरियां हैं, उसको कैसे पाटूं, कैसे मैं करूं, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उस क्षेत्र को जाना पड़ेगा, जहां मुझे देखना पड़ेगा। मैंने 3-4 बार विजिट किया, वहां उनके परिवार से, जगदीशपुर के गांव के लोगों के मन में बसी कुंवर सिंह की छवि को खंगाला, वहाँ के रास्तों पे, स्मारकों में, वहाँ की गलियों में जो चीज मिला उनको मैंने देखा, वहाँ के लोगों में, वहाँ के कहानियों, किस्सों, कविताओं और लोको जनश्रुतियों में जो भी चीजें थी सबको मैंने खंगाला। साथ ही साथ वहाँ के गजेटियर को मैंने देखा और काफी
जो चीजें हमें नेशनल आर्काइव्स में, अभिलेखागार में नहीं मिले, वो वहाँ मुझे जन स्रोतों में मिला। उसके आधार पर मैंने एक खाका खींचा और आज भी मुझे जगदीशपुर की वो घड़ी याद आती है जब उनके 7वीं पीढ़ी के कुंवर सिंह के पीढ़ी के वंशज श्री दुर्ग विजय सिंह मिलते हैं और कहते हैं कि कई लोग यहाँ आए और मिल करके काफी चीजें यहाँ से ले गए और वैसी कोई चीज मुझे मिली नहीं। जो मैंने मुझे मिलनी चाहिए वो स्थान मुझे नहीं मिला भारतीय इतिहास में। तब मुझे लगा कि नहीं, इस पे नए सिरे से काम करना चाहिए और हम फिर उनसे मिलके बार बार मिलकर एक नया खांचा खींचते हैं और फिर 2007 में एक पुस्तिका के रूप में 1857 के अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह के रूप में ज्ञात है। मैं थोड़ा सा, अभी चूंकि संक्षिप्त करना है, मैं थोड़ा सा 5 युद्धों की उनकी चर्चा करते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करना चाहूंगी। ये 5 जो युद्ध है बहुत महत्वपूर्ण है। जो पहला 27 जुलाई को आरा में डनवर के साथ होती है, जिसमें कुंवर सिंह उन्हें परास्त करते हैं। फिर 2-3 अगस्त को बीबीगंज में मेजर आयर को वो परास्त करते हैं, जबकि उस युद्ध में उनकी थोड़ी सी पराजय होती है, लेकिन पुनः वह जीत हासिल करते हैं। फिर 22 मार्च 1858 को कर्नल मिलमैन के साथ अतिरौलिया का मैदान में एक भारी युद्ध होता है और वहां उसके बाद वे जगदीशपुर की तरफ लौटते हैं, जबकि अंग्रेजों ने उस जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया था। फिर वे वहां से सासाराम की जंगलों से जाते हुए आगे बढ़ते हैं, रीवा, बांदा, कालपी से होते हुए लखनऊ पहुंचते हैं, जहां बेगम हजरत महल उनकी सम्मान में उन्हें मिल्कियत प्रदान करती है। और फिर देखते हैं कि कुंवर सिंह आजमगढ़ के युद्ध में एक भारी विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन पुनः वहां से लौटते हुए डगलस ने उन्हें शिवपुर के घाट पे गोली चलाते हैं और उनकी गोली दाएं हाथ में लगती है, जिसे बाएं हाथ से वो काटते हुए गंगा को अर्पित करते हैं और पुनः ली ग्रांट के साथ 23 अप्रैल 1858 को वे एक भारी युद्ध होता है, जिसमें वो ली ग्रांट को पराजित करते हैं, वो मारा जाता है। और कहा जाता है कि सिर्फ 25-30 ही अंग्रेज सैनिक बचे होते हैं और 6-7 उनके ऑफिसर बचे होते हैं, बाकी सब मारे जाते हैं। और ये विजय लोगों के दिल में इतनी बड़ी और इतनी महान योद्धा के लिए जो उन्होंने अपने जनस्रोतों में लिखा है, वो देखने लायक है, वो सुनने लायक है। और उसी दिन से कुंवर सिंह को एक ग्रेट वॉरियर, महान योद्धा के रूप में जाना जाता है। बातें तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे वक्ता आज सुरेश जी हैं, जो गांव से जुड़े हुए हैं। वो बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं और उनके माध्यम से, उनके जनस्रोतों के माध्यम से हम देखना चाहेंगे कि किस तरह की छवि वो कुंवर सिंह के बारे में कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं बस अपनी बात को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन और संक्षिप्त में मैडम ने कुंवर सिंह जी के बारे में बताया। मुझे लगता है कि इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो हम आम छात्र, जो मुख्य रूप से सबल्टन हिस्ट्री या फिर ये कहा जाए कि ग्रामीण इतिहास के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं, उन्हें इतनी फैक्चुअल जानकारियाँ नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। अब आज के अब जो मुख्य वक्ता हैं सुरेश कांठक जी, अब उनको मैं आमंत्रित करता हूं। चूंकि हम लोग ऑलरेडी लगभग 15-18 मिनट हम लेट हैं, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि चीज़ों को टू द पॉइंट रखते हुए, समय का बचत करते हुए सभी लोगों को मौका दें। तो अब मैं सुरेश कांठक जी को आमंत्रित करता हूं। 1857 कुंवर सिंह और उत्तर भारत के गांव, इस पे आपका ग्रामीण इतिहास पे आपका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। आपने गांव में उस जनता के बीच रह के और इतिहास को सृजित किया है और जनता के नज़रिए से इतिहास को देखा है और बनाया है। मुझे आशा है कि आपका जो परिप्रेक्ष्य है वो हम सबको बहुत ही नॉलेजफुल करेगा। सर, आप आमंत्रित हैं। जी, सबसे पहले
मैं आप सभी विद्वत जन को हार्दिक प्रणाम करता हूँ और अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। आज का विषय है 1857 कुंवर सिंह और उत्तर भारत के गांव। इसमें 3 विषय हैं। पहला है 1857। 1857 क्या है? 1857 इतिहास का एक साल है, एक वर्ष है, और जिसमें हिंदुस्तान की प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा गया था। हालांकि बहुत लोगों ने इसे सिपाही विद्रोह कहा, किसी ने इसे गदर कहा, लेकिन 2 व्यक्तियों ने, सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने इस संघर्ष को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से घोषित किया, और चर्चित आंदोलन के एक कवि थे अर्नेस्ट जोन्स। उन्होंने 1858 में एक कविता लिखी थी, और कविता थी हिंदुस्तान की बगावत। और उसमें उन्होंने यह स्पष्ट कहा था कि हिंदुस्तान की बगावत वहाँ की आज़ादी है और वहाँ की आज़ादी की लड़ाई है। तो 2 व्यक्तियों ने सर्वप्रथम इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। बात आती है कि यह संग्राम कहाँ और कैसे लड़ा गया। इसमें कई नायक आते हैं 1857 के नाम पर, जैसे कुंवर सिंह, झांसी की रानी, टीपू सुल्तान, नाना साहब, भरतपुर के शासक, लाहौर के शासक दलीप सिंह, पेशवा जी, बनारस के राजा सिंधिया जी, बंगाल के नाजिम जी, अवध के नवाब बहादुर शाह जफर और हजरत महल नफूर। ये इस संघर्ष के, राष्ट्रीय फलक के ये नायक रहे हैं, और इनके साथ आम जन की भागीदारी भी रही है। हर नायक के साथ वहाँ की आम जनता इसके पीछे रही है और संघर्ष में शामिल हुई है। जब हम बात करते हैं आम जन की, तो जहानाबाद के जोधपुर सिंह याद आते हैं, और फिर मसौली थाना के आम आदमी जो है याद आती है, जिन्होंने हथियार उठाए। पटना के पीर अली और यूसुफ अली, इमामउद्दीन, रमजान, पीर साहब और पीर बख्श साहब, शेख भतीजा गुलाम अब्बास, जुम्मन जी और हाजी जान। इसके बाद देहलाल, छोटू यादव, वहीद अली, मोहम्मद अख्तर, वारिस अली और अली करीम, ये पटना के ये उस संग्राम के सहयोद्धा रहे। इससे संघर्ष का क्षेत्र बहुत ही व्यापक रहा है। अभी मैंने कहा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यह संघर्ष बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, सिंध में, आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में, हर जगह इसकी चिंगारी पहुंची है, और हर जगह के नायकों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई है, संघर्ष किया है और हथियार। उस समय भारतीय रचनाकारों ने भी कुछ
कुछ आवाजें उठाई है, लेकिन बहुत बाद में, जिसमें मुनीर सिकोहाबादी, जफर जटलानी, मीर तकीबीर, जजीर अकबराबादी, गालिब, सौदा, चौक, बहादुर शाह जफर और अजीमुल्ला खान, सिबली, सर सैयद अहमद, इन लोगों ने अपने विचार प्रकट किए हैं 1857 के। अब मैं बात करना चाहूंगा कि 1857 की इस महान घटना की कारण क्या है, क्यों घटना क्यों हुई? यह एक पूरे देश भर में यह संघर्ष किया और 10 मई को 1857 में 10 मई को मेरठ छावनी में जिसका विस्फोट हुआ। इसके लिए मेरी समझ से 5 कारणों में पहला राजनीतिक कारण था, और राजनीतिक कारण क्या था? गोद निषेध और हड़प नीति। जैसे झांसी की रानी का दत्तक पुत्र जो है उसको अधिकार नहीं दे रहे थे पूरे सम्राट। इसके अलावा नाना साहब को भी अधिकार नहीं दिया जा रहा था, उत्तराधिकार। तो वहां एक भीतर ही भी आग लग रही थी। दूसरा कारण था इसका, इसका तीसरा कारण और भी राजनीतिक था। बहादुर शाह जफर के जितने भी वंशज थे लाल किला में निवास करने को मना कर दिया गया। ये तीनों राजनीतिक कारण थे जिसके चलते आग भीतर भीतर सुलग रही थी। सामाजिक कारण भी थे इसके। सामाजिक कारण में धार्मिक कारण भी समाये हुए थे। उस समय ईसाई धर्म का प्रचार तेजी से हो रहा था और उसमें और भी कारण थे, आर्थिक कारण थे। बहुत सारा टैक्स लगा हुआ था रैयतों पर, जमींदारों पर। वह टैक्स जो है, जो नहीं देता था उसकी जमीन की जब्ती कर ली जाती थी। ये आर्थिक कारण थे। फिर सैनिक असंतोष भी था एक कारण। सेना में इस तरह के हथियार उपलब्ध कराए जा रहे थे जिससे ये था, इसलिए कोई कुछ लोग अफवाह करते हैं, कुछ लोग सत्य कहते हैं, उसमें गाय और सुअर की चर्बी का उसमें कुछ इस तरह का यंत्र है जिसे दांत से निकालना पड़ता है। तो ये कारण थे 1857 के क्रांति के सुलगने का। और भी कारण थे, और उसमें ये कारण था कि कैसे हमारे देश में ब्रिटिश साम्राज्य हावी है और विदेशी सामान जो है बाजार में यहाँ काफी स्तर पर फैल गए। यहाँ के उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं और विदेशी सामान बाजार में आ रहे हैं। कारण में यह भी कारण था, यहाँ के सारे उद्योग धंधे नष्ट हो गए और इसी के खिलाफ ये चारों पांचों कारण जो है, पांचों कारण असंतुष्ट लोग भीतर ही भीतर सुलग रहे थे। लेकिन जब मंगल पांडे को फांसी दी गई और वहां बंगाल आर्मी के माता जी भंगी को गोली से उड़ा दिया गया, तो यह लपट की तरह आगे बढ़ी और यह सेना के द्वारा ही दानापुर कैंट के सैनिक की बौखलाहट और हर आंदोलन को, हर ऐसे राजनीतिक बड़े कार्य को लंबे समय तक चलाने के लिए किसी न्याय की जरूरत होती है। दानापुर कैंट के सैनिकों ने निर्णय लिया कि हमारे नायक के रूप में जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह सही होंगे। तो
उन्हें पता था कि जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह बचपन से ही बहादुर रहे हैं। उन्हें पता था कि वो लड़ाकू व्यक्ति क्या थे। उन्हें पता था कि लड़कर ही उन्होंने जगदीशपुर की जमींदारी हासिल की थी अपने गोतिया लोगों से, अपने दियादों से, अपने पिता से जिसे भी उन्होंने संघर्ष करके और हासिल की था उससे जागीर थी। तो इस तरह से कुंवर सिंह की कुछ इस तरह की विशेषताएं थी, जैसे उनका शिकार में मन पसंद था, शिकार खेलना खूब जानते थे, घुड़सवारी करना खूब जानते थे, और वो चैता भी गाते थे, फुटुआ भी गाते थे, कबूतर भी उड़ाना जानते थे। कबूतर गाते थे कि अपने कबूतरों को दूसरी जगह भी पहचान जाते थे। एक बार चैता के प्रोग्राम में डुमराव महाराज के यहाँ गए थे, वहां उन्होंने अपना कबूतर पहचान लिया, और वहीं पर सोनपुर मेले के लिए घोड़ा आया था जो बहुत बेकाबू था, किसी के बस में नहीं होता था। तो उस घोड़े पर सवारी करने का चुनौती मिली थी, और बाबू कुंवर सिंह ने उस चुनौती को स्वीकार किया था, और उस बिल्कुल बिगड़े हुए घोड़े पर सवारी करके घोड़े को छक्का छुड़ा दिया। ये सारी बातें फैल गई थी चारों तरफ कि कुंवर सिंह हमारे इलाके के एक महारथी व्यक्ति है, कोर्स वाले व्यक्ति है। ये बात दूर दूर तक फैल गई थी, और इसलिए इतना ही नहीं, उनकी कहानी ऐसी थी कि खर्च की चिंता नहीं करते थे, हमेशा मित्रों से जुड़े रहते थे, हमेशा उनकी गोष्ठियां होती रहती थी। दावा का जंगल है जगदीशपुर के बगल में, दावा के जंगल में रहते थे अपने मित्रों के साथ, और वहीं उनके भोज हुआ करते थे, वहीं खिलवाड़ हुआ करते थे, और फिर आरा आया जाएगा। आरा के बाबू बाजार में एक समय की बात है कि एक तरबूज बेचने वाला कुंवर का आदमी जो है तरबूज लेने गया था बाबू बाजार में। वहीं पर डुमराव महाराज के आदमी भी गए थे लेने के लिए, और अधिक पैसा देकर तरबूज ले गया। इस बात की चर्चा नौकर ने बाबू साहब से आकर के की थी, और तब बाबू साहब ने किया था कि तुमने गलती की, तो तरबूजे के बराबर तुम्हें असरफी देना चाहिए था, तरबूज ले लेना चाहिए था, क्यों ले लिया तरबूज? मैं इसकी शिकायत डुमराव महाराज से करूँ, और इसकी शिकायत उन्होंने डुमराव महाराज से की। ऐसे स्वाभिमानी और लड़ाकू व्यक्ति थे वो हमारे बाबू कुंवर थे। उनकी पोशाक थी कलिंगीदार कच्ची पगड़ी, फनदार बिरजई, जोखा धोती, लाल शाहबादी जूता और कलिंगीदार पगड़ी, ये उनके पोशाक। और इस धग में जब वो खड़े हो जाते तो उन्हें देखते ही लोग कांप उठते, उनकी आवाज सुनते ही लोगों की हैकी बंद हो जाती। खर्ची इतने कि पैसा खर्च करते उन्हें देर नहीं लगती, और यही कारण है उस समय उन पर अंग्रेजी सरकार का 18 लाख का कर, 187 गांव के मालिक थे। उस समय आप सबको मालूम होगा कि पूरे हिंदुस्तान में 565 रियासतें, उसमें 3 रियासतें थी शाहाबाद में, और रियासतें थी बक्सर, डुमराव और जगदीश। तो बक्सर और जगदीशपुर को अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया, रह गया डुमराव बाद में। लेकिन उस रियासत में उनकी आमदनी जो थी, उसकी रियासत की आमदनी जो थी 6 लाख की थी।
इसमें 1,67,000 ने अपने खत में रख करके केस जो है अंग्रेजी उसमें जमा करना, लेकिन इतनी खर्ची थी उनकी तो जमा नहीं कर पाते। नतीजा ये हुआ गोरी का जो है उनको तुरंत रहती और ऊपर दबाव डालती रहती थी, जिससे वो घुस रहा करते थे। उमराव महाराज उन्हें मना करते थे कि अंग्रेजों से आप ना मत लीजिए, वो हमारे मालिक हैं और हम उनसे जीत नहीं पाएंगे। लेकिन उन्होंने उनकी एक न सुनी और उन्हें हरिहर क्षेत्र मेला में जाकर के तमाम लोगों की मीटिंग की अंग्रेजी शासन के विरुद्ध घर छेड़ने के लिए। तो इतनी सारी बातें फैल चुकी थी उसमें, और तभी दानापुर कैंट के सैनिकों ने उन्हें अपना नायक बनाने का निर्णय लिया। वो आए और सारी स्थितियों की जानकारी उन्हें दी। दावा जंगल में ही एक सन्यासी आते थे और मिलते थे उनसे और देश की पूरी स्थितियों की जानकारी देते थे। तो ये सारी चीजें वो उनके संघर्ष के निर्माण में सहायक होती है। और कुंवर सिंह बैठक करते हैं और उस बैठक में तमाम अपने मित्रों को जो गांव-गांव में फैले हुए थे वो आमंत्रित करते हैं संघर्ष के लिए। इसमें नाम है और गांव के भी नाम है। इसमें हरकिशन सिंह है, निशान सिंह है, रणदलन सिंह, सैदल कुमार, सहजौली गांव के देवी ओझा थे, पतमनी गांव के बीरजीवन सिंह थे, हेमंतपुर गांव के हरि सिंह थे, मेहदाई गांव के जगन्नाथ कुंवर थे, चातर गांव के भंजन सिंह थे, बबुरा गांव के रामेश्वर जी थे, बलुआ गांव के तिलक सिंह थे, नवादा गांव के मोरन जी थे, बूढ़ी गांव के द्वारिका जी थे, हाट पोखर के राम नारायण जी थे, डेढ़गाई गांव के सुंदर सिंह थे और इसी तरह से सूबेदार रामधन सिंह थे, बेनी शाहपुर गांव के सूबेदार देवकी दुबे और रणजीत अहिर थे, आयर गांव के रण बहादुर सिंह, महादेव जी और शोभा सिंह थे, दलीपुर गांव के भोला सिंह थे, करवासिन गांव के लक्ष्मी जी, काशी जी, आनंद जी और राही जी थे। उसके साथ साहबजाद भी थे। उगना गांव के रूप नारायण जी थे, कौरा गांव के शिवप्रसन्न जी थे, डीलिया गांव के श्याम बिहारी जी थे, झौआ गांव के हरसू राय थे, जमानिया के इब्राहिम खां थे, झुमरी पटनिया के हुसैन मियां थे। इन सारे लोगों के साथ बैठकर उन्होंने बैठक की और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष करने का निर्णय लिया था। उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो शामिल थे और साथ देने वाले थे, जिसमें शिव बालक जी थे, शिवनाथ मिश्र जी थे, महिपत बाबू थे, द्वारिका माली थे, जयमंगल सिंह थे, शंकर पंडित थे, मुलुक सिंह, तुलसी प्रसाद सिंह, बीरभंजन सिंह जो उनका पोता थे वो थे, तूफान सिंह और त्रिभुभंजन सिंह जो उनके भतीजा थे वो थे। ये सारे लोगों की एक बैठक हुई और उस बैठक में हरकिशन सिंह को सेनापति बनाया गया और सेनापति बना करके आरा पर धावा बोलने का निर्णय लिया गया। आरा पर धावा बोलना है, कैसे बोलना है, किस रास्ते से बोलना है और किन किन रास्तों पर कौन कौन लोग जो है अपनी जिम्मेवारी संभाल करके सेना का नेतृत्व करेंगे, ये तय हुआ था। कुंवर सिंह लंबे समय तक संघर्ष में रहे। वहां से आरा पर चढ़ाई किया उन्होंने। आरा में उनकी जीत हुई। 7-8 दिनों तक उनकी सत्ता रही वहाँ। उन्होंने अपना कलेक्टर वहाँ ये नियोजित किया
दारोगा नियोजित किया। आरा को 2 भागों में उन्होंने बांटा, पूर्वी और पश्चिमी में, और दोनों के जिम्मेवारियां 2 लोगों को दी और फिर वहां से आगे बढ़े। फिर बीबीगंज की लड़ाई में आए, सहस्राम जगह है, सहस्राम पड़ाव पर आए, वहां उन्होंने लड़ाई लड़ी। जहां 2 पुलों को ध्वस्त किया उनके सैनिकों ने, देसी सैनिकों ने, जिसमें महाराज डुमराव महाराज ने उन्हें टैंक दिया था और हाथी से खींचने का उपाय बताया था, हाथी से सेना को पार करने का उपाय बताया था, और तब सहस्राम में वो युद्ध हुआ था। फिर वहां से कुंवर सिंह आगे बढ़े थे। उन्होंने जिम्मेवारी दी थी बेलौटी गांव में। बेलौटी गांव में अंग्रेजों का रास्ता रोकना है। अपने एक सेनापति को उन्होंने वहां नियुक्त किया था। बिहिया में उन्होंने सेनापति को नियुक्त किया था ताकि ये लोग आगे नहीं बढ़े। युद्ध के उस लड़ाई में वो हार गए और वहां से अंग्रेजी से आगे बढ़ गई। आगे बढ़ने के बाद वो पहुंच गई वहां जगदीशपुर पहुंच, और जगदीशपुर पहुंच करके उन्होंने अंग्रेजी सेना ने पूरी उनकी रियासत की जो कोठी थी, जो किला था, उनको ध्वस्त कर दिया। मिठहा जो उनके भाई रहते थे वहां के किले को ध्वस्त कर दिया। जितौरा के किले को ध्वस्त कर दिया। 4 भाई 4 जगह रहते थे, चारों जगह के किले ध्वस्त कर दिए गए और जगदीशपुर को नाबूद कर दिया। तब वहां से नोखा की ओर बढ़े वीर कुंवर सिंह, और नोखा की तरफ बढ़ने के बाद उन्हें सहयोग मिलता गया तो आगे बढ़ते गए। फिर नोखा से वो सासाराम गए। सासाराम के बाद वो आगे बढ़े, आजमगढ़ की ओर गए और मध्य प्रदेश में गए, रीवा की ओर गए। इस तरह से हम देखते हैं कि कुंवर सिंह रीवा ही नहीं, उनकी योजना थी मिलने के लिए झांसी की रानी से, उनकी योजना थी नाना साहब से मिलने की, लेकिन बीच बीच में व्यवधान आते गए और उनसे मिल नहीं पाए। उनकी योजना थी कि हम संपूर्ण रूप से मिल करके और उसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन उनकी सोची हुई बात नहीं हुई। बीच में ही अंग्रेजी की सेना ने उन्हें घेर लिया और वे बाधित हो गए। हजरत महल ने लखनऊ में उनका खूब स्वागत किया। आजमगढ़ में हजरत महल हार गई थी। आजमगढ़ में उन्होंने अपनी पूरी ताकत दी कुंवर सिंह को और कहा कि मैं आपको यहाँ का शासक नियुक्त करती हूँ, आप इसको आजाद कराइए। कुंवर सिंह को हजरत महल से काफी मदद मिली और इसके बाद उन्होंने आजमगढ़ पर आक्रमण किया, आजमगढ़ को जीत लिया। इस तरह से कुंवर सिंह की बहादुरी बिहार से चलकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उधर मध्य प्रदेश के सतरौलिया तक पहुंची, कालपी तक पहुंची उनकी सेना। कालपी में ही धर्मन बीबी का देहांत हो गया तोप संभालते हुए, और उनके बेटी की मौत हो गई वहीं पर कालपी में ही। बेटे को उन्होंने संस्कार किया वहीं पर और धर्मन बीबी को उन्होंने वहीं पर कब्र दिया। तो इस तरह से, लेकिन उसके बाद के दिमाग में आई कि अब हमें जगदीशपुर को आजाद करना चाहिए। जगदीशपुर को आजाद करने के लिए वहां से आगे बढ़े बलिया की तरफ। बलिया की तरफ आए तो बलिया में 4 जगह है। सहतवार गांव है। सहतवार गांव में उनकी ननिहाल थी और उसके बगल में उनके भाई की ससुराल थी। अपने बचपन में आया करते थे कुंवर सिंह और तमाम लोगों से उनका संपर्क था और वहां आकर के उन्होंने
अपनी बात कही, वहां भाषण दिया उन्होंने। श्री गुलाम सिंह थे वहां, श्री गुलाम सिंह को गढ़ में उन्होंने बुलाया और श्री गुलाम सिंह से उन्होंने बात की, भाषण दिया, तमाम गांव के लोगों को जुटाया और वहां बांसडीह गांव के भी लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने संघर्ष के लिए अपना आह्वान किया। उनसे कहा उन्होंने कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, केवल जगदीशपुर के लिए संघर्ष नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान की आजादी के लिए संघर्ष कर रहा हूं और ऐसे अवसर पर आप हमारा साथ देना चाहिए। सारे लोग तैयार हो गए उसका साथ देने के लिए। वहां उनका सत्कार हुआ, फिर वहां से वो आगे बढ़े और जगदीशपुर जाने के लिए वो आए शिवपुर घाट पर। शिवपुर घाट पर ही उन्हें घेर लिया गया और वहीं पर उन्हें गोली लगी थी। इस तरह देखते हैं कि कुंवर सिंह, ब्रिगेडियर डगलस, लुगार्ड, बेनविल, हेमिल्टन, जनरल कैनिंग, कैंपबेल, लॉर्ड मार्क, कर्नल मिचेल, जेम्स, मिलमैन, लीग्रांड आदि से लड़ते हुए, इसमें कर्नल हिंडे भी शामिल थे, लेफ्टिनेंट ओसवर्दी भी शामिल था और ये हचिंगसन भी शामिल था, मैप्स भी शामिल था। इन तमाम अंग्रेजी नायकों से लड़ते हुए वो आगे बढ़े थे और अंततः शिवपुर घाट में गंगा नदी पार करते हुए उनकी बाह में, दाहिने बाह में गोली लगी थी। और इसमें भी देखिए, अगर चाहते तो कुंवर सिंह बच सकते थे। उन्हें सलाह दिया उनके लोगों ने कि आप पहले निकल जाइए, जब तक कि आता है कप्तान, इससे पहले आपको आगे निकल जाइए। डगलस पीछे लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले नहीं जाऊँ, पहले मेरे तमाम लोग पार करेंगे गंगा नदी को, इसके बाद अंत में मैं पार करूँ। उन्होंने अपने सभी साथियों को, सभी लड़ाकू योद्धाओं को भेज दिया पहले और अंत में अपने पार हो रहे थे। उनके साथ और कोई नहीं था, उनके साथ उनका भतीजा था और जब पार कर रहे थे उसी समय गंगा में ही डगलस की तोप छुटी और उनके बाह में गोली लगी। तो इस तरह से गोली लगी, उनकी बहादुरी ये देखिए कि गोली लगने के बावजूद उन्होंने बाएं हाथ से अपने दाहिने काट को काट कर गंगा को स्पर्श कर दिया और घाव लेकर के वहां से आगे बढ़े। उस घाव को चादर जला करके और उसकी राख से बांधा गया और तब वो पहोरनपुर, पहरपुर, लक्ष्मणपुर, लच्छू टोला, बांधा ये इलाकों को, चार घाट, इन इलाकों को, इन गांवों को पार करते हुए बिहियां चौराहा पहुंचे और बिहियां चौराहा के बाद वो अपने जगदीशपुर में पहुंचे। जगदीशपुर में घायल होकर पहुंचने के बाद भी के पीछे लगा हुआ था लीग्रांड। उसने सोचा था कि अब तो घायल हो गया है यहाँ का ये वीर कुंवर सिंह, तो उस पर उसको मारा जा सकता है। हाँ, कांटेक्ट सर को मैं एक क्षमा चाहूंगा, थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए थोड़ा समराइज करने की जी ठीक है, मैं समराइज करता हूँ जी। हमारे पास समय बस 7 बजे तक का ही है, अभी कई लोग और भी बाकी हैं, इसमें थोड़ा एक छोटा सा प्रश्नकाल का भी समय रखा जाएगा। जी मैं कंक्लूड करता हूँ। तो कुंवर सिंह के बारे में बातें बहुत सारी और बहुत कुछ सिखा भी गया, तो मैं इस बात को यहीं छोड़ता हूँ। कुंवर सिंह आखिर वहां पहुंचते हैं और घायल अवस्था में भी वो लीग्रांड का सामना करते हैं। लीग्रांड का सामना करते हुए वो वहां उसको पराजित करते हैं और फिर 3 दिन के बाद ही हो जाता। मैं इस 1857 के इस संघर्ष के क्या प्रतिफल थे, थोड़ी सी चर्चा मैं उस पर करना चाहूंगा। उसका फल ये हुआ कि लोगों में लड़ने की प्रवृत्ति बढ़ी
जब समाप्त हुआ और उसी का प्रतिफल ये था कि वहां के किसान, वहां के रैयत जागरूक हो गए थे। गांधी जी का चंपारण भी जो आंदोलन हुआ था 1917 का आंदोलन नीलों के खिलाफ, उस वहां भी इस संघर्ष का असर था। यही नहीं, 1933 में जो त्रिवेणी संघ बना था यहाँ भोजपुर में, वो भी उससे कहीं ना कहीं आलोकित था। त्रिवेणी संघ भी, जिसमें सामाजिक और आर्थिक लड़ाई लड़ने की बात आती थी, और संदेह हो वो उसे जातीय संगठन भी कहते हैं लोग, लेकिन उसका आलोक वहीं से मिला था, उस संघर्ष से ही, त्रिवेणी संघ। उसमें भी जो लोग सामने आए थे, उनकी भी यही थी इच्छा कि हम यहाँ के सरकार के साथ साथ यहाँ के जमींदारों से भी लड़ें। और आगे आप एक बात और कहना चाहूंगा कि उसी का प्रभाव यहाँ हुआ कि 42 के आंदोलन के समय एक गांव है, बहुत इंपॉर्टेंट गांव है वो, लसाढ़ी, अज्ञाव प्रखंड में लसाढ़ी गांव है। वहां 12 लोग अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हुए थे। अंग्रेज कलेक्टर के खिलाफ लाठी और भाला लेकर धावा बोल दिए थे। इसमें 12 लोग मारे गए थे अंग्रेजों की गोली से। लसाढ़ी का शहीद स्मारक आज भी वहां है। उसमें एक महिला भी थी और वह महिला भी मारी गई थी। उसमें मारे जाने वाले लोगों में लसाढ़ी गांव के, बासोडीह गांव के, ढकनी गांव के, चासी, चकनी, बनौली, बेरत, रतनाड़, अज्ञाव गांव के लोग थे। तो सारे लोग अंग्रेजों के विरुद्ध वहां खड़े हुए थे, जिसमें 12 लोग शहीद हुए थे। तो ये है उस 1857 के संघर्ष का प्रतिफल और उसकी जागरूकता। एक विरोध की परंपरा वहां से शुरू हुई थी, एक प्रतिरोधी संघर्ष की परंपरा वहां से शुरू हुई थी, जो आकर के अंततः भोजपुर के किसान आंदोलन तक पहुंची। और आपको पता होगा भोजपुर के किसान आंदोलन में 3 नायक थे, जगदीश मास्टर, रामेश्वर राम और नरेश राम। रामेश्वर अहिर थे और नरेश राम थे, जो बाद में विधायक भी हुए, और ये जगदीश मास्टर भी थे। उसी संघर्ष की परंपरा ये यहाँ तक आई कि भोजपुर में किसान आंदोलन हुआ। निश्चित रूप से ये 67 के वो नक्सलवादी से आलोकित थी, लेकिन संघर्ष की परंपरा यहाँ की पहले लगी हुई थी, और जिसमें ये संघर्ष के नायक खड़े हुए थे, भोजपुर के आधुनिक नायक खड़े हुए थे, 3, जिन्होंने काफी संघर्ष किया था। तो मित्रों, मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले ये कहूंगा कि इस संघर्ष की परंपरा में जो 1857 का ये संघर्ष है, उस परंपरा में गांव-गांव आंदोलित हुई थी। गांव की तमाम जातियां आंदोलित हुई थी। तमाम जातियों के लोगों ने उसमें अपना योगदान किया था। और 1857 की हिंदू मुस्लिम एकता का ये एक तरह से प्रतिमान था कि अंग्रेज दहशत में पड़ गए थे, और उन्होंने निर्णय लिया था कि हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़े बिना यहाँ शासन स्थापित नहीं किया जा सकता। और इसलिए उन्होंने कलकत्ता में 2 अलग-अलग कॉलोनी की स्थापना की थी। तो ये प्रतिबल रहे हैं इस आंदोलन के। और आज के संदर्भ में, आज 23 तारीख है, 23 अप्रैल, विजय दिवस है कुंवर सिंह का। आज ही के दिनों ने उन्होंने, कुंवर सिंह ने अपने जगदीशपुर में फिर से विजय हासिल की थी। तो अब है कि ये संदेश क्या देता है, ये संघर्ष हमें क्या संदेश देता है?
आज की राष्ट्रीय स्तर की परिस्थिति आप देख रहे हैं, हर तरफ सांप्रदायिकता फैली हुई है, हर तरफ ये पूंजीवादी शक्तियां, कारपोरेटी शक्तियां हावी हैं। हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान का साहित्य, हिंदुस्तान की पूंजी सब हड़प लेना चाहती है और सब पर बैठ जाना चाहती हैं। सत्ता पर भी उनके साथ है। तो क्या हमें इस विजय दिवस से कोई सबक नहीं लेना चाहिए? क्या हमें इतना अलर्ट नहीं होना चाहिए कि आज की परिस्थितियां जो है, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी और यहाँ सैकड़ों कारपोरेटी कंपनी आ गई हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, साहित्यिक व्यवस्था को तोड़ने के लिए और निगलने के लिए। क्या हम इससे सबक नहीं ले सकते हैं? क्या हमें इसके विरुद्ध अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या वह प्रतिरोध का स्वर हमेशा के लिए मर गया है? ये याद दिलाता है, ये 1857 और ये याद दिलाता है 23 अप्रैल का यह विजय दिवस कि हमें भी वैश्विक संतुलन का विरोध करना चाहिए, प्रतिरोध में जाना चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए, जहां पूरा देश निगल जाने के लिए एक दूसरी सभ्यता, एक दूसरी संस्कृति, एक दूसरी पूंजीवादी व्यवस्था, ये कमर करते हुए, तो इसका हमें ये सबक लेनी चाहिए। और क्योंकि मेरे समय का ये हो गया है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप सबसे क्षमा चाहता हूँ अगर कुछ त्रुटियां हुई हो या अधिक समय लिया हो मैंने, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कांटेक्ट सर, आपने बिल्कुल उन प्रसंगों को उठाया जो किताबों में अभी तक, खास करके जो मुख्य धारा के अकादमियाँ है वहाँ तक शायद उस पर काम होना बाकी है, और हम आपसे और भी आगे सीखते रहेंगे, सुनते रहेंगे और अपनी जानकारी बढ़ाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय अभाव के कारण आपको बीच में हमें रुकना पड़ा। आपका व्याख्यान निश्चित रूप से बहुत ही सागर्भित और ज्ञानवर्धक था। जी जी प्रणाम। जी नमस्ते सर। अब इस मंच को, इस वेबिनार के सत्र को हम खोलते हैं, ओपन करते हैं सामान्य परिचर्चा के लिए। यदि किसी को कोई जिज्ञासा है, कोई चीज़ ऐड ऑन करना चाहता है तो बहुत थोड़े समय के लिए, क्योंकि हम लोग 7 बजे हर हाल में इस प्रोग्राम को बंद करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग की कुछ बाध्यताएं भी होती है। आप में से सभी लोग इससे परिचित हैं। हमारे बीच अभी भी हमारे बीच अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर SNR रिजवी साहब, और इनके अलावा फिर आपको हम बता दें जो लोग बाद में जुड़े हैं, महेंद्र प्रसाद सिंह जी, इसका हमारे धन्यवाद ज्ञापन के साथ साथ वो तमाम जन आंदोलनों, जन संघर्षों के से जुड़ी हुई जो बातें हैं कुंवर सिंह जी की, वो रखेंगे। मैं 2 लोगों का और विशेष रूप से स्वागत करना चाहूँगा जो लोग बाद में जुड़े हैं इस सत्र से। एक पृथ्वीराज सिंह जी हैं जो प्रोफेसर रहे हैं JP यूनिवर्सिटी के इंग्लिश के, वो लिखते रहे हैं, जन आंदोलन से जुड़ रहे हैं। हमारे बीच एक और अखिलेश पांडे हैं जो रंगसिंह के माध्यम से और कुंवर सिंह पे आधारित जो नाटक था उसमें वो प्रमुख भूमिका निभाए हैं। जनता से जुड़े हैं, गांव से जुड़ के वो इस शोध को मजबूती प्रदान करने में निरंतर सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे साथी, शोधार्थी और कुछ सहायक प्राध्यापक भी जुड़े हुए हैं, उन सबका स्वागत है। तो इस मंच को हम कुछ देर के लिए खोलते हैं। आप लोग सवाल यदि किसी के मन में हो तो सवाल केवल करें कांटेक्ट जी से और डॉक्टर रश्मि चौबे से। सवाल को फोकस करें और समय का ख्याल रखें प्लीज। जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, वो अपने माइक को अनम्यूट कर दें ताकि आवाज़ सुनाई दे सके। और इसके बाद मुझे लगता है यदि किसी को इससे संबंधित कोई सवाल नहीं होगा तो फिर मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं प्रोफेसर SNR रिजवी सर को आमंत्रित करता हूं। अब जाने माने इतिहासकार और जन सरोकार से जुड़े इतिहासों पर सक्रियता से लिखने और शोध करने वाले अध्येता हैं। आपको पढ़कर, सुनकर अकादमिक जगत बहुत लाभान्वित होते रहा है। आज हम आपको सुनेंगे और निश्चित रूप से हम सभी का ज्ञानवर्धन होगा। प्रोफेसर रिजवी।
इस माननीय सुरेश कंटक जी, मुख्य वक्ता, आयोजकगण, देवेंद्र जी, रश्मि जी, ये आयोजन जैसा आपने कहा बहुत ही संकटपूर्ण समय में आयोजित हुआ है और एक दुखद घटना भी कल घटित हुई है, जिससे बहुत अच्छी बातें या बहुत सारी चिंतन की बातें करने में थोड़ा कष्ट भी हो रहा है। सुरेश कंटक जी ने अपना जो विस्तृत विवरण उल्लेख जो दिया, जिसमें कि कुंवर सिंह की तमाम बहादुरी और उनकी गतिविधियों को उन्होंने सुविचारित ढंग से प्रस्तुत किया, वो प्रशंसा के पात्र हैं। और जब किसी के बारे में जब कोई बातें बताई जाती हैं तो चीज़ें कभी आगे और कभी पीछे हो जाती हैं। ये हमसे भी होता है और हम लोग सारे लोगों से भी होता है। तो जो लोग एक सुनियोजित तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से घटनाओं का वर्णन करते हैं और जब लिखते हैं तो वो एक स्थिति अलग होती है, और जब वो बतलाते हैं तो स्थिति अलग होती है। लेकिन सारी बातों को उन्होंने बता दिया। मुख्य बात उन्होंने ये बताया कि हमें उससे प्रेरणा क्या मिलती है। उनके सारे वक्तव्य का जो मुख्य अंश है वो है कि हम किसी चीज़ को याद क्यों करते हैं। अगर हम याद करते हैं तो उससे कुछ हमें प्रेरणा मिलती है, या हम कहानी और कथा सुनने के लिए उसको पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो उनका वो अंश जो अंतिम अंश है, यानी आज का दिन हमें किस बात के लिए प्रेरित करता है, इस पर जो उन्होंने कहा वो विचारणीय और अति सुंदर और महत्वपूर्ण बात है। मैं उनके वक्तव्य के बारे में इससे अधिक और कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन जब गांव, उत्तर भारत के गांव की बात हो रही थी तो मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था, और वो उठ रहा था कि गांव के लोग क्यों विचलित थे, और वो क्या अपने नेता के नाते विचलित थे, या उनकी भी कुछ परेशानियां थी, क्या उनको भी कुछ प्रताड़ित किया गया था जिससे वो नाराज थे, और उनको एक नेतृत्व की तलाश थी जो उन्हें कुंवर सिंह में दिखाई पड़ी। जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, आप जानते हैं कि 1795 के बाद परमानेंट सेटलमेंट हुआ, आम आदमी का हक छीन करके जमींदार को मालिक बना दिया गया, सारे लोग जमींदार को भी इस लायक बना दिया गया, अगर बड़ा है तो उसको खंडित कर दिया जाए, छोटे जमींदारों के बीच में बांट दिया जाए। फिर छोटे जमींदारों को भी ये डराया गया कि अगर तुम सरकार के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारी ज़मीन जब्त कर ली जाएगी, तुम्हारी नीलामी हो जाएगी, तुम्हें अपमानित किया जाएगा। तो ये जो कानून था 1795 का, जो आरा बक्सर में लागू हुआ था, जिसको परमानेंट सेटलमेंट के रूप में हम आप देखते हैं, उस पर भी विचार करने की ज़रूरत थी कि क्यों गांव का किसान, गांव का मजदूर क्यों परेशान था, क्यों नाराज था सरकार से, कि वह एक अच्छे नेतृत्व की तलाश में था, और जैसे ही उन्हें वो नेतृत्व मिला वो खुलकर सामने आ गए। कुंवर सिंह की एक बहुत बड़ी सफलता के पीछे ये है कि गांव में जो असंतोष था, जैसे एक असंतोष ये था कि किसी जमींदार की जमींदारी नीलाम हो गई, अब नया मालिक कौन होगा, वह अपनी रियाया से कैसे व्यवहार करेगा, वह उनसे कैसे लगान वसूल करेगा, कैसे उनसे जो है बेगारी लेगा, ये सारे संकट और सारी समस्याएं उनके दिमाग में उठती थी। और इसीलिए कोई भी नया जो नीलामी वाला जमींदार था, नीलामी में खरीदने वाली जमींदारी वाले मालिक थे, उनके प्रति उनमें व्यापक असंतोष था। तो एक गांव में, उत्तर भारत के गांव में क्रमशः, यानी बंगाल से जो व्यवस्था शुरू हुई थी वह बंगाल, बिहार, उड़ीसा में तो थी, बनारस में जब वो आ गई, और बनारस में जो लगान 22 लाख रुपए थी उसको बढ़ा के 40 लाख रुपया कर दिया गया। अब यह जो बोझ था वो आम जन पर था,
मजदूर पर था, किसान पर था, और वो छटपटा रहा था, उसको कोई नेतृत्व की तलाश थी, और 1857 के इन नेताओं ने उन्हें एक नेतृत्व दिया। यह उत्तर भारत के गांव की बात है। दूसरा ये है कि एक कहा जाता है कि लड़ाई जब चलती है तो उसके हथियार बदलते रहते हैं। पहला जो हथियार था वो स्वतंत्रता संग्राम का, वो था हथियार उठाना। और हथियार उठाने में जब उठाया गया और उसमें जब कामयाबी पूरी तरह से या कहिए आंशिक रूप से नहीं मिली, तब यहाँ के किसानों ने गांधी के असहयोग आंदोलन या आप कहें अहिंसा के रास्ते को अपना करके इस संघर्ष को आगे बढ़ाया। जैसे आज आप देखते हैं कि हथियारों का दौर है, कभी बंदूकों से लड़ाई होती थी तो अब कहीं टैंक से हो रही है, तो अब कहीं और आगे हो रही है। उसी तरह से यह जो विद्रोह है, यह जो संघर्ष है, वो पहला प्राथमिक दौर है संघर्ष का, लेकिन संघर्ष की शुरुआत इसी 1857 से हुई थी। यह हम सब मानते हैं और हम लोगों का ये सोचना है। गांव की जो पहचान है, इस पर भी मैं सोच रहा था कि मेरा गांव मेरा देश। कभी किसी को मैंने ये नहीं सुना शहर में, मोहल्ले में, कि ये फलां शहीद का मोहल्ला है या ये फलां शहीद का जिला है। लेकिन गांव तो मैंने बहुत सारे सुने हैं कि ये फलां शहीद का गांव है। गांव से आदमी जिस तरह से जुड़ा हुआ है, वो अपनी पहचान गांव से बताता है। और गांव की पहचान क्यों वो बताता है? क्योंकि वो सबसे छोटी इकाई है जहां उसके अस्तित्व की भी पहचान होती है। तो गांव का जब इतिहास आदमी लिखता है तो उसमें उसकी पहचान भी छिपी होती है। और बगैर गांव के इतिहास को लिखे हुए न तो किसी राष्ट्र का, न किसी समाज का, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कोई भी इतिहास जो है उसका पिरामिड खड़ा नहीं किया जा सकता। इसलिए गांव के इतिहास लेखन पर जो बल रश्मि चौधरी जी और हमारे देवेंद्र जी दे रहे हैं, वो बहुत ही सोची समझी और उच्च स्तरीय सोच की देन है। तो यह गांव से जोड़ करके अगर कुंवर सिंह को देखने की बात यहाँ की गई है तो वो बहुत ही प्रशंसनीय बात है, और कांटक जी ने उसको जोड़ने का भी काम किया है। तो रही दूसरी बात कि मैंने जैसे कहा कि मैं बहुत अधिक समय आपका नहीं लूँगा, और लेकिन इसी मंच से मेरी मुलाकात या मेरा संपर्क डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा से हुआ था, जो कल उनका देहावसान हो गया। उनके बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जमाना सुन रहा था बड़े गौर से, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हम लोग तो अभी भी सुरेश जी को यही उम्मीद कर रहे थे कि अभी कुछ और लिखेंगे, कुछ और हमें पढ़ने को देंगे, लेकिन अब काल के समय को ध्यान में रखते हुए उससे हम न जीत सके हैं, न जीतेंगे। इसलिए हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करते हैं, और हमें उनकी किताबें हमें उनको हमेशा याद रखने में सहायता देगी। धन्यवाद। विशेष आभार रिजी साहब आपका, क्योंकि समय की सीमा है और समय कम है। बिना समय का उस आपने बहुत ही तय समय सीमा में अपनी बातें रखी, बहुत ही ठोस बातें थी। आपका बहुत बहुत आभार। हमारे साथ इस मीटिंग में युवा अध्येता प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर मुन्ना पांडे ज्वाइन कर चुके हैं हमें। उन्होंने थोड़ा देर में ज्वाइन किया है, इसलिए उनका परिचय पहले नहीं दे पाया मैं। मुन्ना पांडे के बारे में मैं इसलिए भी बताना चाहूँगा कि वो अभी एक जो सबल्टन पर्सपेक्टिव से जो इतिहास लेखन हो रहा है, भले ही वो हिंदी के अध्यापक हैं, लेकिन जितने विस्मित नायक हैं खास करके भोजपुरी इलाके में, उन लोगों के ऊपर वो निरंतर लिख रहे हैं, चाहे वो वेब पोर्टल पे हो राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, या फिर लेख हो। तो हम चाहेंगे कि वो बीच में इसमें से कभी एक समय मिले, चूँकि उनका नाम नहीं है। एक हस्तक्षेप का हम लोगों ने इसमें रखा था, टिप्पणी का, तो मैं चाहूँगा कि ये टिप्पणी वाला जो गैप है उसमें मुन्ना अपनी कुछ बात रखेंगे। अब इसके बाद क्योंकि हमारे पास 7 बजे तक का है समय, तो अब मैं मुन्ना जी मेरी बात सुन रहे हैं?
हेलो हेलो, लग रहा है मुन्ना जी हम लोगों के बीच में नहीं है इसमें से। और बाकी जो सज्जन जुड़े हुए हैं उन लोगों से पहले ही आग्रह कर चुका हूं, उन लोगों का कोई प्रश्न और इससे जुड़ा हुआ कोई टिप्पणी नहीं था, इसलिए अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री महेंद्र प्रसाद सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, जो सभी वक्ताओं का और इस मीटिंग में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी श्रोताओं और पार्टिसिपेंट का धन्यवाद ज्ञापन करें, और जो चीज़ें आज महत्वपूर्ण हैं बाबू कुंवर सिंह को लेके उस पर अपनी प्रकाश डालें संक्षेप में, चूँकि समय की बाध्यता है, 6:45 हो चुका है, 4 बजे के पहले हमें खत्म करनी है। आपको आमंत्रित करता हूँ वैन सर। विनय जी धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ रश्मि जी का, देवेंद्र जी का, जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको एक मंच पे फिर से जोड़ने का ये महती कार्य किया। रिजवी सर को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा और देता हूँ। सबसे पहले ग्रामीण इतिहास से जुड़े हम लोग जितना भी रंगश्री क्रिएटिव हिस्ट्री ग्रुप और तमाम जो संस्थाएं इसके साथ जुड़ी हैं, वो पूरे विमर्श में आपने एक तरह से एक दिशा प्रदान किया है और आज भी कर रहे हैं, और मैं इस बात के लिए और हम सब की जानकारी बढ़ा रहे हैं, हम सदा आभारी रहेंगे। आपका हार्दिक धन्यवाद। सुरेश कांटक जी आज के मुख्य वक्ता, जो आज 1857 के संघर्ष के कारणों का विशद वर्णन किया, 5 कारणों का, और उसका आज तक जो समाज में असर है, वो जितनी देर में उन्होंने इसको बताने की कोशिश की, वो बहुत ही ज्ञानवर्धक और हमारे पूरे भारतीय संस्कृति और इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। आज जो उनके शौर्य से पनपा हुआ जो संस्कृति हमको मिली है, उसमें भी किसी न किसी माध्यम से, गीत के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, आज भी बाबू कुंवर सिंह के शौर्य का वर्णन होता है, गायन होता है। फगुआ में देखिए, सबसे पहले कहीं भी कोई गायन होगा, ये जरूर होगा कि बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर। एक आरा जिला घर बा तो कौन बात के डर बा, शाहबाद आरा जिला के नाम से जाना जाता था, और अब तो आरा का दायरा सिमट गया है, भोजपुर तक हो गया है, लेकिन आरा को पहले हम जानते थे पूरे शाहबाद से। और ये बाबू कुंवर सिंह ने जो इतिहास कायम किया, जो एक संघर्ष की प्रवृत्ति किसानों में और पूरे जात पात और संप्रदाय के ऊपर जाकर के हर व्यक्ति में जो उन्होंने एक ताकत फूंक दी, उससे आज भी हमारा पूरे जिला में हर व्यक्ति एक विचित्र शक्ति को लेकर के चलता है, और कहीं भी जाता है तो वो प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि वो मानसिकता उन्होंने बना दी। और सुरेश जी ने जिस तरीके से कहा, सुरेश जी का परिचय देते हुए रश्मि जी ने कहा था कि बहुत अच्छे कवि हैं। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि सुरेश जी कवि ही नहीं, कथाकार और बहुत अच्छे नाटककार हैं। मैं समझता हूँ कि भोजपुरी नाटकों को जितना समृद्ध किया है, भोजपुरी नाटकों के भंडार को अभी तक शायद किसी ने उतना नाटक नहीं लिखा है, और मैं इनको नमन करता हूँ विशेषकर इस बात के लिए, रंगकर्मी और नाटककार होने के नाते, कि सुरेश जी आपकी लेखनी इसी तरह से भोजपुरी नाट्य साहित्य को समृद्ध करता रहे। हम लोग आगे भी कोशिश करेंगे रंगश्री के बैनर पर आपके नाटकों को करने के लिए।
थोड़ी दिक्कत हमें होती है मंचन करने के लिए, लेकिन हमारा काम है एक निर्देशक के रूप में कि उसको मंचन करने योग्य बनाएं। और इसके लिए हम लेखकों से क्षमा भी चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हम रंगमंच के दृष्टिकोण से फेरबदल करते हैं, तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे। आज के इस विमर्श में आपने जो कुछ भी बताया वो बहुत ही विशद रूप में और बहुत बढ़िया। एक चीज हमें लगा कि जो गांवों की चर्चा आप सुरेश कांटक जी कर रहे थे वो इंक्लूसिव था, इट वाज नॉट एक्सक्लूसिव। क्योंकि हम जब अपने गांव जाते कभी तो बीच में एक आरा से सकड्डी जाते हुए कायम नगर गांव होता था, और कायम नगर में जब अंग्रेज दानापुर से चले अपनी टुकड़ी ले करके और आरा पर धावा बोलने के लिए, तो कायम नगर में उनको बड़ी चुनौती मिली थी और वहां अंग्रेजों को मार करके उनको पेड़ों पे भी लटकाया गया था। बाद में जब अंग्रेज आए तो कायम नगर के लोगों को चुन चुन के पुरुषों को मार के और वहां के पेड़ों पे लटकाए थे। तो जितने गांवों का आपने चर्चा आपने किया है उसमें हमको लगता है कि और भी कुछ गांव जरूर होंगे जिनकी चर्चा रह गई है। तो फिर भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, सूचनाप्रद था, और आपके इस भाषण से जो हम लोग लाभ उठाए वो अद्भुत था। आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। विनय जी जिस तरीके से संचालन किए वो एक बहुत हम कहेंगे कि प्रोफेशनल तरीके से आपने किया। और विनय जी को आप सभी जानते हैं जो लोग इस व्याख्यान में जुड़े हुए हैं कि आप हिंदी अधिकारी हैं एनटीपीसी में, और हमारे रंगश्री के कई नाटकों में आपने अभिनय भी किया है और बहुत अच्छे अभिनेता भी हैं। खास करके मेरा ख्याल है कि राहुल पंडित महापंडित राहुल सांकृत्यायन का एक नाटक था, उसमें आपने मेहरारून के दुर्दशा में भी आयोजन में बहुत बड़ी भूमिका आपने निभाई थी, और कई नाटकों में आपने काम किया है। हमारे इस विमर्श में कई लोग जुड़े रहे, खास करके प्रोफेसर पृथ्वीराज सिंह जी, मुन्ना पांडे जी थोड़े देर के लिए आए। मैं चाहता था कि वो रहें क्योंकि आज उनके जो कार्य हो रहे हैं भोजपुरी भाषियों के लिए बड़े गौरव का विषय है। और सभी गणपत तेली जी, हमारे रमाकांत उपाध्याय जी कभी नहीं चूकते हैं, किसी भी विमर्श में जरूर रहते हैं। राय जी जो इतिहासकार हैं, दीपक राय जी, आपके सहयोग के बिना हम लोग शायद ही कोई इस तरह का विमर्श पूरा कर पाए हैं। आप सबका जिसका भी नाम छूट गया है सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आयोजकों की ओर से हार्दिक आभार। तो मेरे तरफ से इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और हार्दिक धन्यवाद देता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप निरंतर इन तमाम सारे मुद्दों पे एक साथ सक्रिय रहते हैं, चाहे वो साहित्य की बात हो, साहित्य के नज़रिए से चीज़ों को देखने की बात हो, या फिर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में साहित्य में मौजूद ऐतिहासिक तत्वों को नाट्य रूपांतरित करने की बात हो, जनता के बीच ले जाने की बात हो और सक्रियता से लोगों को जागरूक करने की बात हो। आप बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपका विशेष धन्यवाद के साथ अब मैं डॉक्टर रश्मि चौबे को आमंत्रित करता हूं कि आगे की कार्रवाई को भी, और मैं चाहूँगा कि इसमें हमारे साथ प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जो हमारे गुरु